कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। इधर चित्रा की बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा अब अपने चरम पर था। वह गुस्से से अपने केबिन से निकलकर राघव के केबिन में जाने लगा। पीछे से चित्रा उसे आवाज़ देती रह गई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। पर इस वक्त वह कुछ नहीं सुनना चाहता था। वह गुस्से में राघव के केबिन के अंदर गया। राघव जो अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था, जब उसने सिद्धार्थ को गुस्से में देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। उसे यह लग रहा था कि सिद्धार्थ सनाया के बारे में बात करने आया है। सिद्धार्थ आया भी इसलिए ही था। सिद्धार्थ राघव के पास गया और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में बोला, समझते क्या हो खुद को, इतना कुछ हो गया और तुम। तभी बीच में ही राघव उसकी बात काटते हुए बोला, सिद्धार्थ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके साथ बदतमीजी नहीं की है। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तभी सिद्धार्थ ने राघव को एक थप्पड़ मारा और बोला, छोड़ के जाएगा मुझे? हाँ हाँ जाओ, तुम भी चले जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे। सब तो चले गए और अब तुम दोनों भी चले जाओ, क्योंकि तुम तो मुझे कुछ मानते ही नहीं हो। और क्या बोल रहे थे कि तुमने कोई बदतमीजी नहीं की है। यह सुनकर राघव ने अपना सर झुका लिया तो सिद्धार्थ आगे बोला, मैंने तुमसे सफाई मांगी है क्या? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगा? अगर ये सिद्धार्थ राघव पर यकीन नहीं करता न, तो वो इस दुनिया में किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कोई भी जल्दी पसंद नहीं आता और न ही मैं किसी से घुल मिल पाता हूँ। पर तुम दोनों वो इंसान हो जिसे मैंने खुद चुना। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो तुम आज मेरे दोस्त नहीं होते। एक तुम ही हो जिसकी बातों से मैं कभी इरिटेट नहीं हुआ, चाहे वह कितनी ही बचकानी हो। तुम्हारे भरोसे मैं अपना सब कुछ छोड़कर जा सकता हूँ और तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। आज बोला है, अगर आज के बाद ऐसी बात बोला ना, चलो मेरे साथ। यह कहकर वह उसे खींचते हुए ले जाने लगा। इधर जर्मनी में आज अखिल और आब्या दोनों ही फ्री थे। कल अखिल को चोट लगने की वजह से उसका काम कुछ दिन के लिए उन्होंने रोक रखा था। आब्या जब से उठी थी अखिल कमरे में नहीं था, पर जाने से पहले आब्या के फ़ोन पर मैसेज करके गया था कि वह जल्द ही आएगा। आब्या भी कल के बाद उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह नहाकर अपने कपड़े पहनकर आई, तभी रूम की डोर बेल बजी। उसे लगा अखिल होगा, पर जब उसने खोला तो होटल का एक वेटर था। उस वेटर ने उसे एक पैकेट पकड़ा दिया और वहाँ से चला गया। आब्या कभी हैरानी से उस पैकेट को देखती तो कभी उस वेटर को जाते हुए। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और पैकेट को खोला तो उसमें एक रेड कलर की सिंपल सी पर स्टाइलिश गाउन थी और साथ में एक प्यारा सा एलिगेंट सेट था। आब्या उसे हैरान होकर देख रही थी कि उसे एक और मैसेज आया, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ और वहाँ एक वाइट कलर की कार खड़ी है, उसमें बैठ जाना। जी हाँ, यह मैसेज अखिल का था। आब्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही उसके पास अखिल की बात मानने के अलावा कोई चारा था। वह उस ड्रेस को पहनकर आईने के सामने खुद को निहारने लगी। अब तक उसने कोई मेकअप नहीं किया था, पर वह आज पहली बार खुद को नोटिस कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने इयररिंग वाले बॉक्स को देखा तो उसमें डायमंड की इयररिंग थी और वह भी बहुत सुंदर थी। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नीचे आई। वह उस ड्रेस में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसने अपनी आंखों में काजल और होठों पर शुष्क लाल रंग की लिपस्टिक के अलावा और कुछ भी मेकअप नहीं किया था और अपने बालों का साइड बन बना रखा था। वह बाहर आई तो देखा एक वाइट कलर की कार खड़ी है। ड्राइवर ने आब्या के लिए दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह अब तक जहाँ भी जाती थी अखिल उसके साथ होता था और आज वह अकेली बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। वह खिड़की से बर्लिन शहर की खूबसूरती को देखे जा रही थी। दिसंबर का महीना होने की वजह से ठंड और भी बढ़ गई थी, पर सुबह की वह धूप उस ठंड में भी सुकून दिला रही थी। आब्या बस बाहर देखे जा रही थी। साफ सुथरी सड़कें, कुछ ऊंची इमारतें और रोड के साइड पर लगे हुए कुछ पेड़ जिसमें से पत्ते झड़ चुके थे। कुछ देर बाद वह लोग द हिडन रोज गार्डन पहुंचे। आब्या बाहर आई तो देखा अखिल किसी से बात कर रहा है। वह उसके पास चली गई तो अखिल के साथ खड़ा आदमी ने जर्मन में कहा, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है। तो अखिल भी मुस्कुरा दिया। वह आदमी चला गया तो अखिल आब्या की तरफ पलटा तो आब्या बोली, यह सब क्या है अखिल जी?
अखिल ने कहा, अब 2 दिन हम फ्री हैं तो मैंने सोचा आप जर्मनी आए हैं तो थोड़ा घूमना चाहिए, तो आज हम दोनों घूमने जाएंगे। पर आपको तो चोट लगी है ना, उसका क्या? वह तो कब की ठीक हो गई, अब चलो भी। यह कहकर वह जाने लगा तो आभ्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसके उसके मुंह से आह निकल गई। आभ्या उसे घूरते हुए बोली, तो यह क्या था? आभ्या, चोट लगी है तो वह ठीक भी हो जाएगी, उस वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अब जिंदगी चोट देगी तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? आभ्या चुप हो गई तो अखिल ने उसके हाथ को पकड़ा और दोनों गार्डन के अंदर चले गए। चारों तरफ खूबसूरत गुलाब के फूल, फूलों की महक और खुशनुमा मौसम, सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आभ्या के चेहरे पर अखिल ने पहली बार ऐसी खुशी देखी थी। आभ्या को खुद पता नहीं चला कि कब वह खुद अखिल का हाथ पकड़कर नज़ारे देखने लगी, और बीच बीच में अखिल उसकी कई सारी फोटो भी ले रहा था। इधर सिद्धार्थ राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सनाया के केबिन की तरफ जा रहा था। वह सनाया के केबिन में गया तो वो आराम से बैठी थी। जब उसने देखा कि सिद्धार्थ आया है, वो खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने राघव का हाथ छोड़ा और सनाया के गले को पकड़ लिया। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राघव को हाथ लगाने की? वह लड़कियों को कुछ नहीं करता, पर मैं इतना महान नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो इस वजह से तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यह कहते हुए उसके हाथ सनाया के गर्दन पर कसते जा रहे थे। सनाया को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो किसी तरह से अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसे अब सिद्धार्थ से अपनी मौत नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। राघव और चित्रा भी सिद्धार्थ को रोकने में लगे हुए थे। सिद्धार्थ, छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। छोड़ो सिद्धार्थ। पर सिद्धार्थ को तो जैसे किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी और न ही किसी से उसे कोई फर्क पड़ रहा था। तभी किसी ने सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ा और बोली, सिद्धार्थ प्लीज़ छोड़ दो उसे, वो मर जाएगी। सिद्धार्थ ने जब वह आवाज़ सुनी तो आंखें घुमाकर देखा जहां मायरा खड़ी थी। सिद्धार्थ का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया था। मायरा को देखकर उसने सनाया को छोड़ा तो वो बुरी तरह से खांसने लगी। सिद्धार्थ ने उससे गुस्से में कहा, आइंदा मेरे लोगों से और मुझसे दूर रहना। फिलहाल मायरा की वजह से छोड़ रहा हूँ। मायरा ने भी उसे गुस्से में देखा और सिद्धार्थ को खींचते हुए ले गई। रिक्की तो इस कार्यक्रम का पूरा मज़ा उठा रहा था। वहीं सनाया अपना गला पकड़े मायरा और सिद्धार्थ के नज़दीकियों को देख रही थी, या यूं कहें कि जल रही थी। उसने आज तक सिद्धार्थ का हाथ तक नहीं पकड़ा था और जब भी पकड़ना चाहा सिद्धार्थ ने उसे झटक दिया। तो इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो सिद्धार्थ उसे कुछ नहीं कह रहा, जो किसी के भी बोलने पर शांत नहीं हुआ? वह इस लड़की के एक बार बोलने पर ही शांत हो गया। वहीं सब सिद्धार्थ के केबिन में आए तो मायरा ने उसे बिठाया और पानी पिलाते हुए बोली, इतना गुस्सा किस बात पर था? जानती हूँ ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, पर ऐसी क्या बात थी कि आप उसे मारने पर तुले हुए थे? तो चित्रा ने कहा, तुम मायरा हो ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानती हो? तो राघव ने हंसते हुए कहा, मायरा ये चित्रा है, मैंने बताया था ना। मायरा बोली, ओ मतलब भाभी। अब इन्हें भाई बोलती हूँ तो आपको भाभी ही बोलूँगी ना। पर सिद्धार्थ इतने गुस्से में क्यों थे? तो चित्रा ने पूरी बात बताया। मायरा गुस्से में बोली, बेकार में मैंने रोक दिया, इतना पुणे का काम तो कर रहे थे। आप जा सकते हैं, पूरी छूट है आपको। और अगर आप नहीं जा रहे तो मैं जाती हूँ, आज उसका गला रेत कर ही वापस आऊँगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की? वो गुस्से में जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसकी कमर को पकड़कर खींच लिया, पर वह अभी छटपटा रही थी जाने के लिए। सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोला, रुक जाओ मेरी झांसी की रानी। मायरा बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो आप उसे मारने वाले थे और अब मुझे रोक रहे हैं, क्योंकि अब वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी और न ही वापस आएगी। मैंने उनके कंपनी के साथ डील कैंसिल कर दिया है। मायरा मासूमियत से बोली, और अगर वापस आ गई तो मैं तुम्हें ही भेज दूंगा, मार के आ जाना उसे। सब उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे तो सिद्धार्थ ने पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मायरा बोली, वो मैं तो भूल ही गई, मैं तो आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने आई थी जो आप घर पर भूल गए थे। मैंने रिक्की को दे दिया है, अब चलती हूँ। यह कहकर वो जाने लगी तो चित्रा उसके पास आते हुए बोली, थैंक्स। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो सिद्धार्थ का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। इतने सालों से जानती हूँ उसे, बहुत ख़राब गुस्सा है उसका। मायरा हंसने लगी और बोली, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये बेवजह ही गुस्सा नहीं करते।
चित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, कितनी समझती हो तुम उसे, सिद्धार्थ की चॉइस सच में खास है। मायरा ना समझी से बोली, मतलब? कुछ नहीं, यह कहकर वह मायरा को बाय बोलकर चली गई और मायरा भी उसकी बातों को सोचती हुई चली गई। इधर शाम के समय जर्मनी में आव्या और अखिल आज पूरे दिन बर्लिन शहर की खूबसूरती में जैसे कहीं खो से गए थे। दोनों ने आज बहुत सी जगह घूमा और आव्या आज बहुत खुश थी। शाम के वक्त दोनों ही म्यूजियम आइसलैंड के पास थे और वहीं पर गार्डन में बैठकर उन खूबसूरत नज़ारों को देख रहे थे। शाम के वक्त वह सब और भी खूबसूरत लग रहा था। जहां आव्या उन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी, वहीं अखिल आव्या को निहारने में लगा हुआ था। तभी अखिल को किसी का कॉल आया तो वो दूसरी तरफ जाकर बात करने लगा। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। वो आव्या के पास आया और एक काली पट्टी उसके आंखों में बांध दिया। अखिल जी, आप हैं ना? क्या कर रहे हैं यह सब? चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आव्या, आपने मेरी आंखों पर यह पट्टी बांध दी है, अब मैं चलूँगी कैसे? गिर गई तो? अखिल ने उसे जल्दी से अपने गोद में उठा लिया और बोला, तुम्हें किसने कहा कि तुम चल के जा रही हो, और मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगी। आव्या को ऐसे अचानक से उठा लेने से वो डर गई और अखिल के गले में अपनी बाहें डाल दी। कुछ देर बाद दोनों एक जगह पर पहुँचे और अखिल ने आव्या को नीचे उतारा। कुछ देर तक आव्या रुकी कि अखिल कुछ बोलेगा, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा ठंड लगने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में हो। उसे जब किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो घबराने लगी और बोली, अखिल जी, आप हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अखिल जी, देखिए, मुझे डर लग रहा है, आप हैं ना? तभी अखिल की आवाज़ आई, मैं हमेशा यहीं हूँ तुम्हारे पास, कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। तुम अपनी पट्टी खोल सकती हो। आव्या ने जैसे ही पट्टी हटाई तो चारों तरफ का नज़ारा देखकर हैरान थी। वह सच में हवा में थी, यानी कि एक हॉट एयर बैलून में थी। उस बैलून के चारों तरफ लाइट, लाल गुलाब और बैलून से सजे हुए थे। धीमी रोशनी और वह सारी सजावट में वह नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था। कोई भी नीचे से उस बैलून और उसमें खड़ी आव्या को देखता तो वो यही सोचता कि फेरी टेल जैसी कोई खूबसूरत सी राजकुमारी अपनी जादुई हवाई कश्ती में खड़ी हो। आव्या जितनी खुश थी उतनी ही हैरान थी। वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो और भी हैरान रह गई। अखिल अपने घुटनों पर रिंग लेकर बैठा था। वह बोला, आव्या, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से पहली बार तुम्हें देखा था। मुझे नहीं पता था कि पसंद करते करते तुम्हें मैं इतना प्यार करने लगूँगा। तुम जब पास होती हो तो अलग ही सुकून मिलता है। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं मर भी सकता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मैं मायरा से कितना प्यार करता हूँ, वो जान है मेरी। मैं उसके जितना तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, उससे थोड़ा कम करूँगा। क्या तुम एडजस्ट कर लोगी? तुम्हें पसंद करने का एक कारण यह भी है कि मायरा ने तुम्हें चुना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आव्या। तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है, पर इतना ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आव्या, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी आव्या? आव्या यह सुनकर जितनी खुश थी उतनी ही हैरान थी। वह बोली, आप मेरे लिए मर सकते हैं पर मैं नहीं मर सकती। यह सुनकर अखिल की आंखें नम हो गई और उसने रिंग नीचे कर दिया और खड़ा हो गया। तो आव्या अपनी बात पूरी करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं मर सकती क्योंकि मुझे जीना है आपके साथ अखिल जी। आप मुझे मायरा से थोड़ा कम प्यार करेंगे तो चलेगा, पर आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। यह सुनते ही अखिल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से आव्या को गले लगा लिया और बोला, कभी नहीं जाऊंगा। उस बड़े से बैलून में उन दोनों के अलावा वो आदमी था जो बैलून को कंट्रोल कर रहा था। वह भी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। आव्या अखिल से दूर हुई और अखिल ने उसे वह रिंग पहना दी। आव्या के आंखों में खुशी के आंसू थे। अखिल ने उन्हें पोंछते हुए कहा, आज के बाद इन आंखों में मुझे कभी आंसू दिखने नहीं चाहिए। आव्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब तो नीचे चलिए या ऐसे ही हवा में रहना है? आपको पता है ना, मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, प्लीज़ नीचे चलिए। अखिल ने अपने आंखें बड़ी करते हुए कहा, पर मुझे बैलून कंट्रोल करना नहीं आता। आव्या हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? मुझे आपके साथ जीना था, पर अब लगता है यहीं मर जाएंगे। अखिल उसकी बात पर हंसने लगा और हंसते हुए कहा, शक्ल देखो अपनी, मैंने ये कहा कि मुझे नहीं आता, पर यह तो है ना, इन्हें तो आता है।
अखिल ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आभ्या मुंह फुलाकर उसे देखने लगी और बोली, ऐसा मजाक कौन करता है? पता है मैं कितना डर गई थी। अखिल बोला, मैं करता हूँ, तुम्हें अब भी शक है क्या? आभ्या उसके सीने पर नकली घुसा मारते हुए बोली, बहुत बुरे हो आप। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर इसी बुरे आदमी को पसंद किया है तुमने, अब झेलना होगा जिंदगी भर। अखिल ने आभ्या को गले लगाते हुए कहा। दोनों ही नीचे आए और अखिल और आभ्या अपने होटल की तरफ चले गए। दोनों जैसे ही रूम में गए, आभ्या और भी हैरान हो गई। उनके रूम के बालकनी को अच्छे से सजाया गया था और एक डिनर टेबल भी, जिस पर सारी चीज़ें आभ्या के पसंद की थी। आभ्या आज हद से ज़्यादा खुश थी। दोनों ने डिनर किया और वहीं बालकनी में एक दूसरे की बाहों में बैठे बातें करने लगे। अगली सुबह जब अखिल की आंखें खुली तो आभ्या उसकी बाहों में सो रही थी। कल रात बात करते करते दोनों वहीं सो गए थे। अखिल उसके उस मासूम चेहरे में कहीं खो सा गया था। फिर उसने उसके माथे को चूम लिया। आभ्या कसमसा कर फिर से सो गई। अखिल मुस्कुराया और उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और नहाने चला गया। वह वापस आया तो देखा कि आभ्या अभी ही उठी थी। वह जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने बाल पोंछने लगा। आभ्या उसके पास गई और उसके हाथ से टॉवल लेकर उसके बाल सुखाने लगी। अखिल ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वह सीधे उसकी गोद में बैठ गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी और उसके गाल बिल्कुल लाल हो रहे थे क्योंकि अखिल अभी शॉर्टलेस था। आभ्या खुद को छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं अखिल जी, छोड़िए मुझे, आज लेट नहीं हो रहा आपको? अखिल ने उसे ऐसे देखा तो मन ही मन उसे हंसी आ गई। वह उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारे गाल ऐसे लाल क्यों हैं? आभ्या आंखें बंद करते हुए बोली, क्योंकि आपने शर्ट नहीं पहनी है। अखिल हंसते हुए बोला, हाँ तो क्या हो गया, अपनी फ्यूचर वाइफ को ही तो दिखा रहा हूँ अपनी बॉडी, किसी और को थोड़े दिखा रहा हूँ। आभ्या उससे घूरते हुए बोली, बेशर्म कही कि कौन कहेगा कि हमेशा सीरियस रहने वाला आदमी ऐसा है। और आभ्या अखिल के गालों को चूमती हुई बाथरूम की तरफ भाग गई। अब हैरान होने की बारी अखिल की थी। वो अपने गालों को पकड़े हुए आभ्या को जाते हुए देख रहा था। जब आभ्या तैयार होकर बाहर आई तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों ही अपने काम के लिए निकल गए। वहीं इंदौर में सिद्धार्थ और मायरा भी अपने अपने काम में थोड़ा बिजी हो गए थे, पर अब दोनों ही हर रात छत पर जाकर कुछ बातें करते थे। दोनों की ही नज़दीकियाँ तो बढ़ रही थी, पर मायरा को अब तक इस बात का एहसास नहीं था। पर अब उसे सिद्धार्थ का साथ अच्छा लगने लगा था, या यूं कहें उसे आदत हो गई थी सिद्धार्थ की। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। अखिल और आभ्या का प्रोजेक्ट भी लगभग ख़त्म हो गया। 2 दिन बाद उस प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी थी और अभी तक अखिल ने मायरा को अपने प्रपोजल के बारे में कुछ नहीं कहा था। 2 दिन बाद पार्टी ख़त्म करके अखिल और आभ्या पूरे 2 हफ्तों के बाद इंडिया आने वाले थे। न्यू ईयर भी आने वाला था और इस न्यू ईयर में सबकी लाइफ बदलने वाली थी। एक रात सिद्धार्थ और मायरा दोनों ही छत पर कॉफ़ी का मग पकड़े हुए थे और उस खामोश ठंडी रात को महसूस कर रहे थे। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि उसे एक कॉल आया। उसने देखा कि राघव का कॉल था। सिद्धार्थ ने कॉल पिक किया और उससे बात करने लगा। राघव की बात सुनकर वह कुछ हद तक खुश भी नज़र आ रहा था और काफ़ी हैरान भी। उसके चेहरे पर टेंशन के भाव भी साफ झलक रहे थे। वह परेशान होते हुए बोला, कैसे हैं अब, वह ठीक है ना? राघव बोला, हाँ वो अब तो ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा फैसला सही है? बहुत जल्दी तो नहीं होगी ना? सिद्धार्थ बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। कल हम सब समय पर पहुंच जाएंगे। यह कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मायरा उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देखकर थोड़ी परेशान लग रही थी। वह इससे पहले कुछ पूछती तभी उसका फ़ोन बजा और उसने देखा तो एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था, बहुत इंतज़ार किया है न तुमने मेरा, अब मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा और तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँगा। मायरा ने यह मैसेज पढ़ा तो अचरज में पड़ गई। मायरा उस मैसेज को देखकर कुछ उलझन में थी। सिद्धार्थ ने जब मायरा का उलझन भरा चेहरा देखा तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर मायरा की तंद्रा टूटी और वो बोली, हाँ कुछ नहीं हुआ, आप कहो क्या कहा राघव भाई ने और किस फैसले की बात कर रहे थे? सिद्धार्थ ने उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, राघव और चित्रा कल शादी कर रहे हैं और कल ही हमें बस तैयार होकर जाना है।
यह कहते वक्त उसके चेहरे की खुशी देखी जा सकती थी। वहीं मायरा ने जब ये बात सुनी तो खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। वो बोली, सच में? वाह, मज़ा आ जाएगा। पर एक मिनट, राघव भाई ने ऐसे अचानक ये फैसला क्यों किया? सिद्धार्थ बोला, चित्रा के पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या? कब? और वह कैसे हैं? ठीक है ना? ओ मेरी क्वेश्चन गर्ल, जरा शांत हो जाओ। अब तो बिल्कुल मत मिलना तुम अंकल से, वरना वो तुम्हारे सवाल सुनकर ही कोमा में चले जाएंगे। अब वह ठीक हैं और वही चाहते हैं कि कल राघव और चित्रा की शादी हो जाए। वैसे भी उनकी एंगेजमेंट हो रखी है पहले से। मायरा बोली, मैं क्वेश्चन गर्ल नहीं हूँ, समझे? वैसे राघव भाई का फैसला बिल्कुल सही है। मैं तो बहुत मज़े करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ रिक्की और नेहा को बताने। ये कहकर वह वहाँ से कूदते हुए चली गई और पीछे से सिद्धार्थ ने अपना सर पीट लिया। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। वहीं मायरा नीचे आते हुए चिल्ला रही थी, रिक्की रिक्की, नेहा कहाँ हो यार? रिक्की और नेहा बाहर आए तो रिक्की ने पूछा, क्या बात है पार्टनर, आज इतनी खुश क्यों हो? भाई मुस्कुरा कर बात कर लिए क्या? मायरा बोली, नहीं। रिक्की ने कहा, हे भाई, आप अच्छे से बात नहीं करते मायरा से, पर वह तो आपकी भी दोस्त है ना, ये गलत बात है भाई। सिद्धार्थ बोला, मेरी भी दोस्त मतलब? मेरी ही दोस्त है वह, और मैं उससे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, समझे? वाह, मतलब सबसे अच्छे से बात करते हो और मुझे ही हमेशा डांटते रहते हो। मायरा इरिटेट होकर बोली, अरे क्या आप दोनों भी अपनी ही बहस लेकर बैठ गए? मेरी बात सुनो, राघव भाई कल शादी कर रहे हैं। रिक्की हैरान होकर बोला, क्या? पर इतनी जल्दी कैसे और कब हुआ ये? इस पर सिद्धार्थ ने सब बता दिया तो मायरा और रुक्की एक साथ खुशी से नाचने लगे। सिद्धार्थ को वह दोनों को देखकर अच्छा नहीं लगा, या ये कहे कि हमारे हीरो को जलन हो रही थी। सिद्धार्थ अपना मुंह सड़ाकर वहां से चला गया और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए और सो गए। अगली सुबह नेहा और मायरा जल्दी निकल गई क्योंकि उन्हें चित्रा को तैयार कराना जो था। सिद्धार्थ और रिक्की भी जल्दी तैयार होकर वेन्यू के लिए निकल गए। वहीं चित्रा भी तैयार हो रही थी। मायरा और नेहा भी अब तक तैयार होकर आ चुकी थी और चित्रा के साथ बैठकर बातें करने लगी। मंडप में राघव दूल्हे के वेश में किसी राजा की तरह बैठा था। ब्लू शेरवानी और सेहरे में वो बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ ही देर में उन्हें राघव के डैड और चित्रा के पापा दिखे। दोनों ही बाहर खड़े सारे अरेंजमेंट देख रहे थे। सिद्धार्थ राघव को देख रहा था। उसे तैयार होकर सोफे पर थोड़ा टेंशन में बैठा था। सिद्धार्थ उसे देखकर सोच में डूबा हुआ था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शशांक खड़ा था। वह बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो और किस सोच में डूबे हो? तभी रिक्की आते हुए बोला, भाई सिद्धार्थ भाई को दुख हो रहा है कि उनका बेस्ट फ्रेंड अब किसी और का होने वाला है। जोड़ी टूटने वाली है मेरे भाई की। हाय कितना दुख है। शशांक और सिद्धार्थ उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे और उसकी नौटंकी देख रहे थे। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास किए जा रहा है फालतू इंसान, अक्ल क्या बेच खाई है? मैं राघव को देखकर ये सोच रहा था कि ऐसे टेंशन में क्यों बैठा है। शशांक ने राघव को देखते हुए कहा, अब क्या करें, शादी नाम की बला को गले लगाने जा रहा है, खुश तो नहीं होगा बेचारा। सिद्धार्थ बोला, ओ तो शादी मुसीबत को गले लगाना होता है, भला होती है। और बीबी? बीबी ये शादी का वो गोलगप्पा है जो पहले तो बहुत चटपटा लगता है, पर जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगो वह तीखी होकर मुँह जला देती है। भैया ज़रा पीछे देखो, पक्का आपकी बोलती बंद होने वाली है। शशांक पीछे मुड़ते हुए बोला, हमारी बोलती बंद कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तुम? तनिषा उसे घूरती हुई बोली, जी मैं, आपकी तीखी गोलगप्पा। खबरदार अगर आज रूम में आए तो हाल में ही गद्दे बिछा देना आज। और वहाँ से गुस्से में चली गई। शशांक उसे मनाते हुए बोला, अरे तनु सुनो तो, सिद्धार्थ के बच्चे, देख लूँगा तुम्हें। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, देख लेना भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है, पर अभी मेरी प्यारी भाभी को संभालो। सिद्धार्थ को हंसते हुए देखकर रिक्की बोला, क्या बात है भाई, आप आज मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो? वाह, लगता है आपने बेस्टी की शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही खुश हो। आप बदल रहे हो भाई, ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। वैसे आप हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो। यह कहकर वह सिद्धार्थ के गाल खींचकर भाग गया। शशांक तनु के पीछे घूम रहा था। तनु इरिटेट होकर बोली, शशांक आप जाओ, अभी मुझे तैयार भी होना है, मैंने माफ़ कर दिया आपको, अब खुश? शशांक ने खुश होकर कहा, सच्ची ना, अब ठीक है। और वहाँ से जाने लगा और पीछे मुड़कर एकदम से उसे अपने पास खींचकर गले से लगा लिया। तनिषा उसे हैरानी से देखते हुए फिर अंदर चली गई और तैयार होने लगी।
इधर मंडप में सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी अलेक्स एक और लड़के के साथ तैयार होकर हंसते हुए आ रहा था। अलेक्स और वह लड़का राघव के पास गए तो राघव उस लड़के से बोला, तो फाइनली मेरे छोटे भाई को काम से फुर्सत मिल ही गई। यार ऋषभ, तुम्हें काम संभालने को क्या दिया, तुम तो काम को छोड़कर सब कुछ भूल ही गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई मेरा नहीं सिद्धार्थ का भाई है, दोनों एक जैसे ही हो। दरअसल राघव के डैड का बिजनेस ऋषभ ही संभालता था और राघव सिद्धार्थ के साथ ही काम करता था, क्योंकि सिद्धार्थ ने बिजनेस की दुनिया में दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन बना रखे हैं। अपने भाई की शादी में ही आए हो ना, या फिर कोई डील के चक्कर में आए हो? इस पर ऋषभ बोला, बस भाई आज के लिए इतना ताना काफ़ी है, आज शादी है आपकी, आज तो बख्श दो। ऋषभ सबसे मिला और रिक्की के पास गया, आखिर उसका सबसे अच्छा दोस्त जो था। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गई। चित्रा को नीचे बुलाया गया तो मायरा, नेहा, तनु और ऋषि उसे लेकर नीचे आई। उन चारों लड़कियों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे 4 राजकुमारी नीचे आ रही हों। राघव और सिद्धार्थ मुंह खोले अपनी होने वाली को देखने में बिजी थे। चित्रा आज दुल्हन के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। चित्रा को आज अपने दुल्हन के रूप में देखकर राघव की धड़कनें बढ़ रही थी। मायरा ने आज एक गोल्डन पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ ने उसे कभी भी ऐसे नहीं देखा था और आज देखकर नजरें नहीं हटा पा रहा था। पर सबसे सुंदर कोई और लग रही थी तो वो थी हमारी प्यारी कुहू, जो कि एक वाइट एंड पिंक कलर का गाउन पहने सिद्धार्थ के पास थी और मायरा को देखते ही उसके पास भाग गई। वहीं चित्रा मंडप के पास गई तो राघव ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर ले लिया, जिसे देखकर सब मुस्कुराने लगे। शादी की रस्में चल रही थी। मायरा ने कुहू को तनु को दिया और सिद्धार्थ के पास, और नेहा धीरे से अलेक्स के पास जाकर खड़ी हो गई। अलेक्स उसे देख नहीं रहा था पर नेहा तो उसे ही ताड़ने में लगी थी। मायरा सिद्धार्थ के पास गई और बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और अपने भावहीन चेहरे से बोला, ठीक लग रही हो। यह कहकर वह शादी देखने लगा। मायरा उसे घूरने लगी और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो वही अननोन नंबर था। उसमें बस इतना ही लिखा था, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो तुम। काश मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, पर मैं जल्द ही आऊँगा। मायरा वह मैसेज देखकर फिर परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो दूसरी तरफ चली गई। सिद्धार्थ को लगा कि मायरा उससे नाराज़ हो गई है तो वह भी उसके पीछे जाने लगा। मायरा दूसरी तरफ आई और अपना फ़ोन देखते हुए जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे परेशान क्यों हो? अगर मेरी बात से नाराज़ हो तो सॉरी, वो तो मैं बस तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। मायरा ने भी बेमन से मुस्कुराकर मंडप के पास वापस चली गई और सिद्धार्थ भी। राघव और चित्रा के फेरे हो रहे थे। दोनों ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा भी कुछ देर में उस मैसेज को भूल गई। शादी की रस्में अब खत्म हो चुकी थी और चित्रा के मांग में राघव के नाम का सिंदूर और गले में राघव के नाम का मंगलसूत्र चमक रहा था। दोनों ने जाकर बड़ों के आशीर्वाद लिए और जब दोनों चित्रा के पापा के पास गए तो वह थोड़े इमोशनल हो गए और चित्रा को गले लगा लिया। चित्रा भी उनके गले लगकर रोने लगी तो चित्रा के पापा ने चित्रा का हाथ राघव के हाथ में देते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। तो राघव ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, पापा मैं चित्रा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और अगर ये कभी रोई तो आप मुझे डंडे से मार लेना। चित्रा को देखकर बोला, अब देख लो, अगर तुम कभी विदाई के वक्त रोई तो तुम्हारे इस नई नवेले पति की अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी यहाँ, तो सोच समझ कर रोना। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और राघव और चित्रा कार में बैठकर रवाना हो गए और धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। आखिर आज शाम को राघव की रिसेप्शन की पार्टी जो थी उसी में वह मीडिया में भी अपनी शादी की बात अनाउंस करने वाला था। शाम को राघव के रिसेप्शन की पार्टी एक होटल में हो रही थी। मायरा ने अखिल को भी फ़ोन पर सब बता दिया था। सिद्धार्थ के घर में सिद्धार्थ, रिक्की और अलेक्स, मायरा और नेहा का नीचे वेट कर रहे थे। जैसे ही दोनों नीचे आई तो सिद्धार्थ और अलेक्स उन्हें देखते ही रह गए। मायरा ने ब्लू और नेहा ने क्रीम कलर का सेम डिज़ाइन का गाउन पहन रखा था और दोनों ही किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ खुद से बोला, ये आज ऐसे क्यों तैयार हुई है? हार्ट अटैक देने का प्लान है क्या मुझे? पूरी हार्ट बीट बढ़ाने की मशीन है ये तो।
वहीं अलेक्स भी नेहा को मुंह खोले देख रहा था और इस बात से नेहा बहुत खुश थी। नेहा अलेक्स को जब से देखी थी तब से उसे पसंद करती थी, पर अलेक्स उससे दूर ही भागता था। पर आज नेहा को देखकर अलेक्स की धड़कनें भी बढ़ गई थी। उस स्लीवलेस ड्रेस में वह बहुत सुंदर लग रही थी। रिक्की उन दोनों को टुकुर टुकुर देख रहा था और बोला, मेरी दोस्त और बहन को ऐसे क्यों घूर रहे हो दोनों, नज़र मत लगाओ उन्हें। रिक्की उनके पास जाते हुए बोला, मुंह बंद कर लो दोनों वरना मक्खी घुस जाएंगी। दोनों ही हड़बड़ा गए और एक दूसरे को देखने लगे। रिक्की दोनों गर्ल्स के पास गया और उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बाहर चला गया। सिद्धार्थ और अलेक्स उसे घूरते हुए उसके पीछे जाने लगे। फिलहाल दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि आज तक मैंने ठीक से इसका हाथ नहीं पकड़ा और ये रिक्की कैसे पकड़ के जा रहा है। सब वहाँ से होटल के लिए निकल गए। रिसेप्शन पार्टी में शहर के जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे और उनमें सनाया और मिस्टर कपूर भी थे। सब आ चुके थे और राघव और चित्रा का इंतज़ार हो रहा था। तभी होटल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट सीढ़ियों पर पड़ रही थी जहाँ से राघव और चित्रा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आ रहे थे। क्रीम कलर के लहंगे, हाथों में चूड़ी, मांग में सिंदूर पहने हुए चित्रा बहुत प्यारी लग रही थी और साथ ही राघव भी ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। दोनों नीचे आए तो सब लोग हुटिंग करने लगे। दोनों स्टेज पर आए और मीडिया वालों के इंटरव्यू के बाद सब उन्हें तोहफे देने लगे और मिलने लगे। पार्टी चल रही थी और एक प्यारा सा रोमांटिक गाना बज रहा था। राघव ने चित्रा का हाथ पकड़ा और फ्लोर पर जाकर डांस करने लगा। सिद्धार्थ ने मायरा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने भी अपना हाथ दे दिया और दोनों डांस करने लगे। पर कोई था जो उनके नज़दीकियों को देखकर गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। जी हाँ, वह सनाया ही थी। ऋषभ ऋषि के साथ डांस कर रहा था क्योंकि वह ऋषि से शर्त जो हार गया था। बाकी दोनों को एक दूसरे के जानी दुश्मन कह सकते हैं। बचपन से ही रिक्की ऋषभ का जितना अच्छा दोस्त रहा है, ऋषि उतनी ही बड़ी दुश्मन दोनों में कभी नहीं बनती थी। वहीं नेहा उम्मीद से अलेक्स की तरफ ही देख रही थी कि वह उसे डांस के लिए पूछेगा, पर वह दूसरी तरफ देख रहा था। तभी नेहा को अकेले देखकर एक लड़का उसे डांस के लिए पूछने आया। नेहा भी बेमन से उसे अपना हाथ दे रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो लड़का चला गया और नेहा ने देखा तो वहाँ अलेक्स खड़ा था। तभी वहाँ गाना बजने लगा, जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन है जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। सिद्धार्थ ने मायरा को घुमाकर अपनी बाहों में झुका दिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। सनाया गुस्से में होटल से बाहर चली गई। वहीं आज नेहा बहुत खुश थी कि अलेक्स उसके साथ डांस कर रहा है, पर अलेक्स हल्के से गुस्से में बोला, ऐसे कैसे अपना हाथ किसी को भी दे दिया, वह मुझे ठीक नहीं लग रहा था और तुम उसे अपना हाथ देने चली थी। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा हाथ क्या, मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी ही हूँ, किसी और को देने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो एलेक्स चुप हो गया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। डांस खत्म होने के बाद ऋषभ एक जगह बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था और दूसरी तरफ से ऋषि उसे अपनी उदास नज़रों से देख रहा था। वहीं सिद्धार्थ और मायरा भी डांस के बाद एक जगह खड़े थे। मायरा एकटक सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी और मन ही मन सोचे जा रही थी और सिद्धार्थ किसी से बात करने में बिजी था। मायरा खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, पर तुम बहुत अपने लगते हो मुझे। पता नहीं मुझे इन दिनों क्या हो रहा है, तुम्हारे पास होने से दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तुम्हारी मुझसे नज़दीकियाँ अब अच्छी लगने लगी हैं। तुम्हारा मेरा परवाह करना, मुझे परेशान करना, सब कुछ अच्छा लगने लगा है मुझे। न जाने क्यों तुमसे मिलकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं तुमसे अभी अभी मिली हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से तुम्हें जानती हूँ, जैसे तुम एक ऐसे शख्स हो जिससे मैं बहुत करीब से जानकर भी पहचान नहीं पा रही। क्यों तुम्हें अपने दिल की हर बात कहने का दिल करता है? क्या मैं सचमुच तुम्हें पसंद करने लगी हूँ या ये बस कोई अट्रैक्शन है? क्या मैं तभी पीछे से कोई बोला, हाँ तू प्यार करने लगी है उससे। मायरा पीछे पलटी तो देखा नेहा खड़ी थी और मुस्कुराए जा रही थी। मायरा उससे नज़रें चुराते हुए बोली, क्या बोल रही है? तो नेहा बोली, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ मेरी जान। अब जो भी दिल में है वह सब भाई को बता दे और बन जा मेरी भाभी। मायरा ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोल रही है? ठीक है, अगर मुझे प्यार है भी तो क्या सिद्धार्थ मुझसे प्यार करते हैं? क्या वो मुझे अपनाएंगे? इस पर नेहा बोली,
प्यार का तो पता नहीं, पर भाई भी तुझे पसंद करते हैं। मैंने देखा है कैसे वह तुझसे मिलने के बाद, तेरे करीब आने के बाद बदल रहे हैं। पहले की तरह नहीं है अब वह। तुमने उनके चेहरे की मुस्कुराहट वापस ला दी है। मायरा ने उसे एक बार देखा और सिद्धार्थ की तरफ देखकर मन ही मन बोली, अब और इंतज़ार नहीं करवाऊंगी आपको सिद्धार्थ। उस दिन घर आते वक्त आपने मुझसे सवाल किया था ना कि मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर अब है और मैं वह जवाब आपको देना चाहती हूँ। यह कहकर वह नेहा के गले लग गई। तभी मायरा का फ़ोन बजा और उसी अननोन नंबर से मैसेज था, मायरा कल मैं तुम्हारे पास होऊंगा और तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। कल तुम ठीक शाम 6 बजे मुझे स्टार कैफ़े में मिलना। जानता हूँ बहुत सवाल हैं तुम्हारे मन में, कल तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मायरा उस मैसेज को देखकर फिर परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। फिर वह खुद से ही बोली, ये है कौन आखिर और क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, जबकि मैं इसे जानती तक नहीं। पर वह इतना सब कैसे जानता है मेरे बारे में। अब तो उससे मिलना ही होगा। मैं भी देखूं कि वो है कौन। यार मैं भी किसके बारे में सोच रही हूँ, भाड़ में जाए वह। जो भी हो मैंने तय कर लिया है, कल मैं सिद्धार्थ से अपने दिल की सारी बात कह दूंगी। कल बहुत खास दिन होगा मेरे लिए। मायरा आज मन ही मन बहुत खुश थी। वह सबके साथ घर आई और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मायरा को आज रात नींद नहीं आ रही थी। वह अब भी सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी और बस मुस्कुराए जा रही थी। उसने अपने हेडफोन निकाले और कान में लगाकर गाने सुनते हुए बालकनी के झूले पर बैठकर गाने गुनगुनाने लगी। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजाले में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में। मायरा इस गाने को सुनने के बाद गुनगुना भी रही थी और इस गाने के हर एक बोल उसके दिल में उतरते जा रहे थे। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे और इस दौरान मायरा चुपके से सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी। रिक्की नाश्ता करके बाहर चला गया और नेहा किसी काम से अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ जब बाहर जाने को हुआ तो मायरा ने उसे कहा, सिद्धार्थ क्या आप आज फ्री हो? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करना है तुम्हें? अभी नहीं, क्या आप शाम को 6:30 बजे स्टार कैफ़े में आ सकते हो? मैं आपको सब कुछ वहीं बता दूंगी। सिद्धार्थ ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। आज का दिन मायरा के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा बीत रहा था। वह दिन भर बार बार घड़ी को ही देख रही थी। करीब 5:30 बजे वह तैयार होकर घर से निकल गई और उस कैफ़े में एक जगह बैठकर इंतज़ार करने लगी। तभी मायरा का फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसी अननोन नंबर से कॉल है। उसने पिक किया और भड़कते हुए बोली, व्हाट द हेल यार, क्या लगा रखा है? पहले मैसेज करते थे और अब सीधे कॉल पर आ गए। आखिर हो कौन तुम और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? अब ये तो बिल्कुल मत कहना कि इंटरनेट से पता किया है, क्योंकि मैं उसमें ना ही एक्टिव हूँ और ना ही इतनी फेमस हूँ जो हाँ मेरी खबर छापेंगे। तो सीधे सीधे बोलो कि तुम कौन हो। उस तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो नमीरा, बिल्कुल पहले की तरह ही बोलती हो, एकदम तीखी मिर्ची। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो? क्या सच में तुम मुझे भूल चुकी हो? उस लड़के के मुंह से यह सब सुनकर मायरा हैरान थी और साथ ही बेध्यानी से उसकी बात सुन रही थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह बस मुश्किल से बोली, तुम क्या मीरा अपने करण को भूल गई? एक बार पीछे पलटो। मायरा जल्दी से पीछे पलटी तो देखा कि एक लड़का अपने हाथों में एक फ्लावर बुके पकड़ रखा था और अपना चेहरा ढक रखा था। मायरा उसकी तरफ धीमे धीमे कदमों से बढ़ रही थी। तभी उस लड़के ने अपना चेहरा उस बुके से हटाया और एक जोड़ी ब्राउन शार्प आंखें और एक हैंडसम सा फेस दिखाई दिया। मायरा हकलाते हुए बोली, क्या तुम? हाँ मैं ही तुम्हारा करण हूँ, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी। सॉरी मायरा, मैं गुस्से में तुमसे दूर चला गया, पर मैं हमेशा तुम्हें याद करता था और देखो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मायरा की आंखें नम थी, पर वह बोली, क्या सबूत है कि तुम ही करण हो? और सच सच बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता? करण बोला, क्या अब अपनी मीरा को मुझे सबूत देना होगा कि मैं उसका करण हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने कितने समय साथ में बिताए हैं? कैसे तुम्हारे पापा मेरे लिए भी चॉकलेट लाते थे जब वह तुमसे मिलने आते थे? क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने कैसे मुझे पूरी क्लास के सामने लूज़र कहकर हमारी दोस्ती तोड़ दी थी? और अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मैं अब कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर वह जाने लगा। मायरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और भरे हुए गले से बोली,
क्या अब तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है? मुझे माफ़ कर दो करण। करण पीछे पलटा और मायरा को देखने लगा तो मायरा भी उसे ऐसे देखने लगी जैसे वह उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो। तभी किसी की आवाज़ आई, मायरा। मायरा पीछे पलटी तो वहाँ सिद्धार्थ खड़ा था। मायरा सिद्धार्थ को गौर से देखने लगी, खासकर सिद्धार्थ की ब्राउन शार्प आँखों को। वह यही तो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि दोनों की ही आंखें करण जैसी थी। वह सब कुछ भूल सकती थी पर उन आँखों को नहीं। पर मायरा अब एक बात अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि वो करण को सिर्फ अपना दोस्त मानती है और सिद्धार्थ उसका प्यार है। पर अब करण के ऐसे अचानक आ जाने से वह यह तक भूल गई थी कि वह यहाँ क्यों आई थी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि मायरा ने किसी का हाथ पकड़ रखा है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मायरा की नम आंखें देखकर वह और भी ज़्यादा हैरान था। उसने अपने गुस्सों को साइड किया और मायरा के पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके आंसू पोंछने लगा। इस दौरान मायरा का हाथ करण के हाथ से छूट गया, जो करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह सिद्धार्थ और मायरा की नज़दीकियों को देखकर सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। वहीं सिद्धार्थ ने मायरा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तुम ठीक तो हो ना? मायरा ने नज़रें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा तो एक बार वह फिर उन आंखों में खो गई। सिद्धार्थ ने एक बार फिर पूछा, मायरा आर यू ओके? इस बार मायरा ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और करण की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। सिद्धार्थ, वह मुझे मिल गया। वो करण है, सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। व्हाट? मायरा, क्या मजाक कर रही हो? मायरा जल्दी से बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ, वह करण ही है। सिद्धार्थ हैरानी से बोला, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मायरा ने खुश होकर उसके हाथों को पकड़ा और कहा, ये सच है सिद्धार्थ, वह करण ही है। पर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना करण को, देखो ना ये करण ही है। सिद्धार्थ हैरानी से कभी मायरा को तो कभी करण को देखे जा रहा था, या यूं कहे वह गुस्से में करण को देख रहा था जैसे अभी उसकी जान निकाल लेगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की और बात करते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे किसी को यह अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने कॉल कट किया और कहा, हाँ मायरा, ये करण ही है। बहुत दिन अब्रॉड में रहा न तो थोड़ा नाराज़ था मैं, पर तुम खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या यही वह ज़रूरी बात थी जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? मायरा जल्दी से बोली, नहीं मतलब हाँ, ये भी ज़रूरी बात ही है, पर तभी सिद्धार्थ बोला, ठीक है, अब तो तुमने करण को देख लिया, अब घर चलें, वरना नेहा परेशान होगी। अब तो तुम करण से आराम से मिल सकती हो। मायरा ने उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देखते हुए कहा, पर सिद्धार्थ ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, मायरा प्लीज़ अब घर चलें, ज़्यादा लेट तक बाहर नहीं रहना चाहिए तुम्हें, और इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तभी करण ने कहा, तुम होते कौन हो उसे ऑर्डर देने वाले? वह यहीं रहेगी और मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। सिद्धार्थ कुछ बोलता इससे पहले मायरा बोली, करण, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? वह बस मेरी फिक्र कर रहे हैं। वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए और तुम कल डिनर के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगी। मायरा जल्दी आओ, यह कहकर सिद्धार्थ आगे जाने लगा तो करण ने पीछे से मायरा को रोकते हुए कहा, लगता है ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करता है, पर तुम क्यों मानती हो उसे इतना? जाने दो। मायरा ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, वह मुझे कंट्रोल नहीं करते, मेरी परवाह करते हैं और शायद मुझसे प्यार भी। बस मैं आज बोल नहीं पाई, और रही बात उन्हें मानने की तो वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। यह कहकर वो वहाँ से चली गई और करण उसे जाते हुए गुस्से में देख रहा था। वहीं पूरे रास्ते सिद्धार्थ ने मायरा से बिल्कुल भी बात नहीं की और मायरा को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। दोनों ही घर आए तो नेहा ने पूछा, क्या हुआ? सॉरी, बात हो गई ना? क्या कहा भाई ने? सिद्धार्थ ने उसे एक बार देखा, फिर धीमे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, नेहा अभी इस पर कोई बात नहीं। नेहा उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी सी सहम गई और धीरे से बोली, ओके भाई, अब नहीं होगी इस पर बात। सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। नीचे खड़ी नेहा ने मायरा से कहा, क्या हुआ है भाई को? आज वह पहले जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? वह पहले की तरह ऐसे शांत और कोल्ड एक्सप्रेशन लिए क्यों घूम रहे हैं? मायरा बोली, पता नहीं, पर आज बात नहीं हो पाई। यह कहकर वह भी चली गई और नेहा परेशान होकर सिद्धार्थ के रूम की तरफ देखने लगी। वहीं सिद्धार्थ रूम के अंदर अपनी मिनी बार में बैठा था और हाथ में वाइन का ग्लास लिए कुछ सोच रहा था।
उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कुछ टेंशन भी थी। उसने फ़ोन उठाया और एलेक्स को कॉल लगा दिया। एलेक्स ने फ़ोन उठाते ही कहा, जी बॉस, कोई ज़रूरी काम? सिद्धार्थ ने उससे कुछ कहा तो उसने भी काम हो जाएगा कहकर फ़ोन कट कर दिया। अब सिद्धार्थ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो कि बहुत मिस्टीरियस थी। अगले दिन मायरा आज जल्दी उठ गई और कब से सिद्धार्थ से बात करने के मौके ढूंढ रही थी, पर सिद्धार्थ को काम से फुर्सत ही नहीं थी। सिद्धार्थ आज सारे काम घर से ही कर रहा था और ये बात नेहा और मायरा दोनों को ही अजीब लग रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ अपने काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था और अपने काम में लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोई भी सिद्धार्थ से अगर कुछ बात करना चाहता था तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा हुआ था। शाम हो चुकी थी पर मायरा अभी तक उससे बात नहीं कर पाई थी। वह गुस्से में खुद से ही बोली, क्या अजीब इंसान है यार ये। जब मुझे पता नहीं था तो हर वक्त अपनी केयर, अपना प्यार दिखाते थे मुझे, और अब जब मुझे यह एहसास है कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ और बात करना चाहती हूँ तो इस इंसान के पास टाइम ही नहीं है। हद है। एक तो कल भाई आ रहे हैं और कल मैं चली जाऊंगी, उससे पहले मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ आपको सिद्धार्थ। 2 दिन बाद न्यू ईयर है और इस नए साल में मुझे अपने दोस्त करण और अपने प्यार सिद्धार्थ दोनों का साथ चाहिए। कौन है यह जो मायरा की जिंदगी में करण बनकर आया है और मायरा से क्या चाहता है? आखिर वह किसका फोन था जिसने सिद्धार्थ को करण की असलियत मायरा के सामने लाने से रोक दिया? क्या सिद्धार्थ करण से मायरा को बचा पाएगा? क्या मायरा सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? क्या सिद्धार्थ और मायरा के सामने मायरा के अतीत का राज आ जाएगा? यह सार कौन है और मायरा के पीछे क्यों पड़ा है? ऐसे और भी बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं, तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।